प्यारे बच्चों, विगत कई दिनों से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधि का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने हल करने की विधियों में आलेखन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि चारों पढ़ चुके हैं। उन पर आधारित प्रश्नों का भी अध्ययन कर चुके हैं, परंतु कुछ हमारे ऑनलाइन शिक्षण में सम्मिलित होने वाले छात्र टेलीफोनिक वार्ता में उन्होंने निवेदन किया है कि सर वज्र गुणन विधि को दोबारा बता दिया जाए। आइए मैं वज्र गुणन विधि को आज पुनः आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण, दिए गए समीकरण युग्म को हल करने के लिए जो भी हमारे समीकरण युग्म हैं उनको स्टैंडर्ड रूप में लिख लेना सबसे पहला काम हमारा होगा। या ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड रूप क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर x और y है। अचर पद हमारा c1 है, a b हमारे a1 b1 a2 b2 वास्तविक संख्याएं हैं, c1 c2 भी हमारे वही वास्तविक संख्या है, लेकिन यहाँ अचर पद के रूप में है। अचर अब अन्य प्रतिस्थापन विधि, आलेखन विधि, विलोपन विधि में हम समीकरण को हल करने के लिए इस अचर पद को दाहिने पक्ष में रख करके हल करते हैं। लेकिन वज्र गुणन विधि में इसके प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दिए हुए समीकरण को मानक रूप में लिख लेना होता है। जो भी हमें समीकरण दिया जाएगा उस समीकरण को किस विधि के रूप में लिख लेंगे? स्टैंडर्ड के रूप में, मानक रूप में लिख लेंगे। आइए मानक रूप में लिखने के बाद इसको हल करने की विधि जो है उसको देखें। हल करने की विधि ध्यान से देखिएगा, आज मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। हल करने की विधि, पहले हम इनके जो राशियां हैं, ज्ञात राशियां x और y हैं, अचर पद हैं, इनके जो है गुणांकों को हम नोट करें। x के गुणांक जो है, देखिए ध्यान से, x के गुणांक आपको यहाँ a1 है और a2 है। इसी प्रकार y के गुणांक जो है क्या है? b1 और b2 है, b1 और b2 है। और हमारा जो अचर पद है वो अचर पद का मान है c1 और c2। ध्यान से देखेंगे आप, x के गुणांक a1 a2, y के गुणांक b1 b2 और अचर पद हमारा है c1 c2। इसको लगाने के लिए जो विधि है वो ये है, वो भी सूत्र है एक तरह से, वो ध्यान दीजिए। x के नीचे लिखना है, y के नीचे लिखना है और 1 के नीचे लिखना है। इसके नीचे क्या लिखा जाएगा वो हम भूल जाते हैं। सूत्र के रूप में याद नहीं कर पाते, लिखने के रूप में हम भूल जाते हैं। इसके लिए हम आपको एक अगले दिन जब इस विधि को मैं समझा रहा था, आपने रेगुलर क्लास में आपको ध्यान दिलाया था, आज मैं पुनः इसको ध्यान दिलाने जा रहा हूं। यहाँ x हमारा है, ये y है और यहाँ पर ले लीजिए अचर पद। x के गुणांक है, ध्यान से देखें, a1 और a2, y के गुणांक है b1 और b2, अचर पद हमारे हैं c1 और c2। इस वृत्त के परिधि में इसको हमको एंटी क्लॉकवाइज चलाने हैं। कैसे चलाने हैं? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की चलने की उल्टी दिशा में, अर्थात हिंदी में हम कहते हैं वामावर्त दिशा में। इसको वामावर्त दिशा में घुमाना है, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है। याद रखो, कभी भी जब सीधी दिशा में चला दोगे सूत्र हमारा गलत हो जाएगा।
इस सूत्र को उल्टी दिशा में घुमाइए और सूत्र बन जाएगा। यक्ष के नीचे लिखने के लिए यक्ष के गुणांकों को छोड़ दिया जाता है। जिसके नीचे लिखोगे उसके गुणांक को छोड़ देना। ये मोटी मोटी बात याद कर लो, मोटी मोटी बात याद कर लो कि जिसके गुणांक को लिखना है उसके गुणांक को छोड़ दिया जाएगा। आइए यक्ष के नीचे लिखना है तो a1 a2 को छोड़ देंगे, क्या ले लेंगे b1 b2 और आगे बढ़ेंगे। फिर क्या होगा b1 b2 के बाद c1 c2। अब y के नीचे लिखना है, यक्ष के बाद आइए y पर नंबर आता है। y के नीचे लिखने के लिए y के गुणांक को छोड़ दिया जाएगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। y के गुणांक से आगे बढ़ेंगे तो अचर पद आ जाएगा c1 और c2 और इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो a1 और a2 आ जाएगा। क्रम में देखो उल्टी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अब आती है बात अचर पद के नीचे, एक के नीचे लिखना है, एक के नीचे हमारे अचर पद पर हम पहुंचेंगे। अचर पद के पास जब जाएंगे तो अचर पद के गुणांक को छोड़ दिया जाएगा और आगे बढ़ेंगे। अचर पद के गुणांक को छोड़कर जब एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो आएगा a1 a2 और आगे बढ़ेंगे तो b1 b2। ये काम करते हैं इस वृत्त के उल्टी दिशा में घूम करके, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में घूमकर ये सूत्र का निर्माण करते हैं। अभी ये सूत्र नहीं बन पाया, सूत्र को बनाने के लिए फिर एक कला और करनी है, तीर लगाना है। तीर लगाने के लिए आपको यूं जाना है, यूं जाना है, ये तीर यूं इधर और इधर जानी है। तीर कहती है कि हमको, ये कहता है मुझे पहले लो इनको लो तब बुरा करो, ऐसे जाने हैं। जब आगे की ओर जब आप जाते हैं, आगे की ओर प्रक्रिया जब बनाएंगे तो इनका गुणा करेंगे और गुणा करके प्राप्त करेंगे। गुणा करके जब हम प्राप्त करेंगे तो यक्ष के नीचे प्राप्त हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपान बटा में c1 a2 c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर एक के नीचे लिखने के लिए आएंगे तो क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार से ये हमारा सूत्र तैयार हो गया वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। ये सूत्र इसी के सहारे बनेगा, इसके गुणांकों के सहारे। जैसे कि अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सूत्र का ज्ञान हो गया होगा। एक मिनट ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद मैं इस पर सवाल हल करूंगा। प्यारे बच्चों, देखिए एक उदाहरण है जो वज्र गुणन विधि द्वारा मैं इसको सरल करूंगा। आप एक एक स्टेप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ये हमारा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं, 3x धन y बराबर -7, x - 7y बराबर 5, क्या ये मानक रूप में है? क्या ये स्टैंडर्ड रूप में है? नहीं है। आपको बताया था मैंने कि ऐसे समीकरणों को मानक रूप में a1x + b1y + c1 = 0 के रूप में लिखते हैं। आइए इनको हम बना लें। अब मानक रूप में इनको बदल लीजिए आप। इन्हें मानक रूप में जब बदल लेंगे तो आप ध्यान से देखो क्या होगा। 3x + y + 7 = 0 और x - 7y - 5 = 0। अब ये समीकरण नंबर अगला दे दो, आप नंबर दे दो। नंबर देने से कोई फर्क नहीं उठता, आगे नंबरिंग कर दें। यदि पहले से ही ऐसे रूप में रहा होता तो हमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। यह इस प्रकार से है। अब हमको इसमें से x और y के गुणांकों और अचर पद के गुणांकों को ढूंढना है। क्या है भाई? यहां देखिए, a1 का मान 3 है, a2 का मान
1 है, B1 का मान 1 है, B2 का मान -7 है, C1 का मान 7 है और C2 का मान -5 है। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो मानक रूप है ना सब पॉजिटिव रूप है। a1x + b1y + c1 = 0, कहीं माइनस इसमें नहीं है, इसलिए जहां माइनस आएगा वहां माइनस हमको लिखना पड़ेगा। ये अगर ऐसा ध्यान नहीं देंगे तो सवाल हमारे गलत हो जाएंगे। b2y + c2 = 0, इस हमारे मानक रूप में कहीं भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर कहीं माइनस नहीं है, अर्थात जहां भी माइनस आएगा उसके गुणांक को हम माइनस के पदों में प्रदर्शित करेंगे। अब आ जाइए, अब आपने सूत्रानुसार इसका प्रयोग करिए, ध्यान से देखते रहिएगा बहादुरों। यक्स बटे, याद होगा यक्स के नीचे अभी हम सूत्र पढ़ते हैं, के नीचे हमने यक्स के गुणांक को नहीं रखा था, हमने y के गुणांक को रचर पद को रखा था। क्या होगा 1 -7 और फिर 7 और -5 = y/, जब y के नीचे जाएंगे तो हम c1 c2 और a1 a2 को लेंगे। c1 है 7 -5 और a1 a2 की जगह पर 3 और 1 ले लेंगे, बराबर 1 के नीचे जाएंगे। जब 1 के नीचे जाएंगे तो अचर पद को छोड़ दिया जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमने में आपको a1 a2 आएगा, अर्थात 3 और 1 आएगा और इसके बाद b1 b2 आएगा, 1 और -7 आएगा। अब आप तीर लगाने का क्रम करेंगे, तीर लगा लीजिए। ये देखिए तीर लगा रहा हूं, ये तीर लगा रहा हूं, या ऐसे तीर। अब इसके नीचे आप इन्हें हल करेंगे, 1 का गुणा माइनस। अब गुणा करते समय भी आपको ऋण धन का बहुत ख्याल करना है। 1 गुणे -5 हो जाएगा, फिर माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, सूत्र में ही माइनस है। अब फिर क्या हुआ -7 गुणे 7, -7 गुणे 7 बराबर क्या हो गया y बटे 7 का गुणा 1 में करेंगे, माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे, -5 गुणे 3 हो जाएगा, = 1/3 का गुणा -7 के साथ कर देंगे और माइनस अपने सूत्र के अनुसार लगेगा, फिर 1 गुणे 1 हो जाएगा। आ जाइए इन्हें हल करिए, घबराइए नहीं। x बटा -5 तो यहाँ हो गया, ऋण यहाँ पहले लगा लीजिए और 7 से 49 ऋण 49 होगा, यह ऋण इसको क्या कर देगा धन 49 बना देगा, बराबर होगा y बटे 7 माइनस फिर लगाइए, अब 5 × 15 ऋण 15 होगा, ये ऋण चिन्ह इसको भी धन बना देगा, क्या हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 1 बटा -21 और -1 2। आ जाइए अब फिर यहाँ पर, अब नीचे दिखेगा नहीं शायद आपको, यहाँ आ जाइए यक्स बटा बहादुरों देखो कितना हुआ 49 प्लस पॉजिटिव है, -5 नेगेटिव है, घट जाएगा, ये हो 44 हो गया, बराबर आ जाएगा यहाँ y बटा 15 और 7 जोड़ दीजिए 22 हो गया, बराबर 1 बटा 21 और सारी यहाँ गलत हो गया, 1 गुणे 1 का गुणा 1 होगा, 1 होगा, यहाँ पर हो गया -22, गलत लिख गया था, 1 का गुणा 1 करेंगे 1 होगा, यहाँ तक ऋण 1 हो जाएगा, इन्हें जोड़ लेंगे तो ऋण 22 के बराबर हो जाएगा। यहाँ आने के बाद फिर हम परेशान होते हैं कि सब एक दूसरे के बराबर हो गए, अब क्या करूं? कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह मान इस मान के बराबर है और यही मान इस मान के भी बराबर है। ध्यान से देखो हमारे ट्रिक को, एक बार इनका इनके साथ तालमेल करा लो, दूसरा इनके साथ तालमेल करा लो। ये कहता है पॉइंट्स कि मैं दोनों के बराबर हूं, दोनों से हमारी तुलना करिए और उनके ज्ञात पद के मान निकल जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से देखें ध्यान से, x बटे 44
बराबर 1/-22। अब तिर्यक गुणा कर ले हम लोग, -22x बराबर 44। तिर्यक गुणा करेंगे, देन x इक्वल टू 44 बटा -22 गुणा भाग देंगे -2, इसलिए x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, -2 आ गई। इसी प्रकार आ जाइए y वाला ले जाइए, मान नहीं रखना है, जैसे प्रतिस्थापन में विलोपन में मान रखने होते थे, यहाँ दोनों अज्ञात पदों के मान एक साथ निकल जाते हैं। आइए अब y/22 बराबर 1/-22, तिर्यक गुणा कर लीजिए, -22y बराबर 22 के, और इसलिए y बराबर -1। अब आपका आंसर निकल गया, यहां पर कोने में लिख लीजिए x बराबर -2, y बराबर -1। लेकिन यह उत्तर लिखने से ही हमें मान नहीं होना है, हम चले एक बार जांच कर लें, इसकी पहलू को जांच करें, क्या हमारे उत्तर सही है। इतना काम करके हम लाए हैं, x की जगह पर -2 रखिए, तो -2 रखेंगे तो -2 का गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और y का मान -1 है, -6 और -1 -7 के बराबर हो गया। अभी भी आपको ये संतोष नहीं है कि सही है, दूसरे में देख लो भाई, -2 x की वैल्यू -2 है, यहाँ माइनस है और y की वैल्यू -1 है, -1 का गुणा 1 में होगा 1 हो जाएगा, 7 पॉजिटिव हो जाएगा, 7 पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव है, 7 में से 2 घट जाएगा, 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो ये उत्तर आया हुआ वो सही है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि बिल्कुल समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने वज्र गुणन विधि द्वारा दोबारा अध्ययन कर लिया है। उस पर मैं आपको होमवर्क के लिए वज्र गुणन विधि द्वारा सरल करने के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूं। आज मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी आपको लिख दिया हूं, बगल में उत्तर भी लिख लिया हूं। आप इन्हें केवल वज्र गुणन विधि द्वारा, क्योंकि यही सब एक समस्या आपके सामने आ रही है कि वज्र गुणन विधि समझ में नहीं आई है, तो आप आज इसको खूब अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए वीडियो को, और देखने के उपरांत इन दोनों प्रश्नों को बढ़िया से घर पे अपने होमवर्क में हल करिएगा, और हल करके उत्तर से मिलान करिएगा, उत्तर की जांच करिएगा, और जांच करने के उपरांत इसके हल को मुझे पोस्ट करिएगा। धन्यवाद।